नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की गीतू। और देखिए पहली खबर जो है वो यूपी विधानसभा की है। आज यूपी विधानसभा में बिना ब्रेक 24 घंटे कामकाज होगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और कल सुबह 11 बजे तक ये चलने वाली है। और ऐसे में देखिए यूपी सरकार के सभी मंत्री सदन में अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का पहले ही बहिष्कार कर दिया है। बिल्कुल। और दूसरी खबर 15 अगस्त को लेकर है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा बल अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बॉर्डर पर सेना के जवान और बीएसएफ के अधिकारी मुस्तैद हैं ताकि कोई अनहोनी होने से रोकी जा सके। और वहीं तीसरी खबर में बात होगी राजस्थान के दौसा की, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। खाटू श्याम से लौट रहा पिकअप वाहन देर रात एक ट्रक से जा टकराया। हादसे में देखिए 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। बिल्कुल। और चौथी खबर यूपी में जारी ऑपरेशन लगड़ा से जुड़ी हुई है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस पूरे एक्शन में है। फिरोजाबाद, सहारनपुर, वाराणसी और बलरामपुर में पुलिस ने शातिर बदमाशों को पकड़ा है। तो आइए इन खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं आज के मूड की। यानी मूड आजादी के जश्न का मूड है और देखिए मूड स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का भी है। बिल्कुल। आज से हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो रहा है किरण। तो बिल्कुल देश का मूड यही है। और देखिए शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के चलते इस साल जो है स्वतंत्रता दिवस का जश्न और भी ज्यादा खास हो गया है गीतू। और देखिए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकी जड़ों को किस तरह से ध्वस्त किया था। बिल्कुल। और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने हिंद का दम देखा है। यही वजह है कि श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक और कोलकाता से मुंबई तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। और ये देश के मूड की हम बात कर रहे हैं और इस बार तो बहुत खास जो है गीतू ये रहने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और इसका जिक्र देखिए जगह जगह जो है वो किया जा रहा है। हर बार हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि तमाम केंद्रीय मंत्री और जितने भी आपके सांसद हैं या फिर विधायक हैं ऑपरेशन सिंदूर की गाथा गा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्चस्व जो है वो भारत को हासिल हुआ था, दुनिया में दम दिखाया था भारत ने। बिल्कुल। और देखिए 15 अगस्त को लेकर जिस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि लगातार कोशिश यह भी होगी कि कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय स्थिति करने की कोशिश की जाए। आतंकियों की हमेशा साजिश रहती है कि भारत में कुछ बड़ा करने की फिराक में वो रहते हैं, लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल है वो इस तरह से मुस्तैद रहते हैं कि इन आतंकियों को और इस तरह की इनकी हरकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। और कुछ भी होने से पहले ही लगातार जो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद कर ली गई है। बिल्कुल। और देखिए इसी में फिर हम क्या आगे बढ़ते हैं और देखिए स्वतंत्रता दिवस को लेकर के किस तरह से अलर्ट पर दिल्ली पुलिस है। तो ऐसे में देखिए राजधानी की अगर हम केवल बात कर ले तो 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लाल किले के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और हाईटेक सर्विलांस की मदद से देखिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। ड्रोन, सीसीटीवी से संवेदनशील इलाकों की निगरानी जो है वो रखी जा रही है। बिल्कुल। और राजधानी में देखिए स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जो कि अपनी ड्यूटी पर रहेंगे। 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। अंडर व्हीकल सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों सहित हाईटेक सर्विलांस की मदद इस बार मिलने जा रही है किरण। और सीसीटीवी कैमरे होंगे, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और चेहरे की पहचान तकनीक के जरिए आयोजन स्थल और उसके आसपास के इलाकों की भी निगरानी की जा रही है। बिल्कुल। और देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं फेस रिकॉग्निशन की, और इसके तहत देखिए ये हमने देखा था अमरनाथ यात्रा के दौरान भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया था और कितने सुचारू तौर पर। अगर मौसम ने साथ दे दिया होता तो मुझे लग रहा है कि ये राखी तक जो है वो अमरनाथ यात्रा चलती, लेकिन
सुरक्षा व्यवस्था के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी वो बहुत ही सही और दुरुस्त रही, और वैसे ही चाक चौबंद व्यवस्था इस बार देखिए स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है वो देखने को मिलने वाली है। और ऐसे में देखिए पहली बार लाल किले के 5 पार्किंग स्थल जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। विस्फोटकों, हथियारों या फिर प्रतिबंधित वस्तुओं की जांच के लिए देखिए वाहनों के नीचे की तरफ से जो जांच करने के लिए है अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। 15 अगस्त को देखिए लाल किले में प्रवेश केवल निमंत्रण पत्र जिनको मिला होगा उसी के माध्यम से होगा, और केवल चिन्हित वाहनों को ही इसके आसपास जो है आने जाने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि भूला नहीं होगा जिस तरह से वो पिटा है भारत से, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक मुश्किलें वो खड़ी कर सकता है। चुनौती तो है ही, और हर बार हम तैयार रहते हैं, व्यवस्था हर बार रहती है, लेकिन इस बार ज्यादा है। बिल्कुल, और ऐसी संभावनाओं के चलते ही जिस तरह से हम देख रहे हैं हाईटेक जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। भीड़ की संख्या पर नजर रखने के लिए हेड काउंट कैमरे भी लगाए गए हैं और लावारिस या संदिग्ध वस्तुओं को चिन्हित करने वाले उपकरण भी लगाए जाएंगे, जबकि घुसपैठ का पता लगाने वाले कैमरे प्रतिबंधित होंगे। तो ये पूरी व्यवस्थाएं हैं जो कि 15 अगस्त को लेकर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं किरण और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, और आज सुबह 9 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। बीजेपी देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और ये बहुत खास हो जाता है जब पूरे देश में 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा भी निकाली जाती है। और ऐसे में अगर ये देखिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है हम पिछले काफी लंबे समय से देख रहे हैं किरण, और ये शायद जब घर पर तिरंगा लगता है तो उस वक्त जो देशभक्ति का एहसास होता है वो गजब का होता है, बहुत गजब का होता है। और मैंने जो पिछले साल लगाया था वो स्टिल आज भी है मेरे घर में, और जब भी हम उस तिरंगे को देखते हैं एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। पहले था कि आप खास जगहों पर जो है तिरंगा फहरा सकते हैं, लेकिन अब हर घर तिरंगा, और इस अभियान को लेकर के एक बार फिर से जो है कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और हर घर तिरंगा का कार्यक्रम जो है उसको किया जा रहा है। ऐसे में देखिए कि पूरे देश में 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, और इसी कड़ी में रोहतक के सुभाष चौक पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और इस तिरंगा यात्रा के देखिए शुभारंभ में जिला उपायुक्त धर्मेंद्र कुमार ने यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया है। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और तिरंगा जो कि हमारे देश की शान है, आन है, बान है, और जब तिरंगा सामने होता है तो अपने आप ही ये जो एहसास होता है देशभक्ति का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तिरंगा यात्रा जब निकलती है तो वाकई महसूस होता है किरण कि ठीक है, अब जो हमारे देश के लिए जज्बा है लोगों का वो देखिए किस तरह से सड़कों पर दिखाई देता है, हाथों में तिरंगा लिए, और इस आज़ादी को बहुत ही कष्टों के बाद पाया गया है। और किस कदर यहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर आज हमें इस आज़ादी की हवा में सांस लेने के लिए प्रेरित किया है। और ये देखिए जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस तरह से अपने प्राणों की न्यौछावर करके बलिदान देकर आज हमें इस हवा में जीने का एक अच्छा मौका दिया है। बिल्कुल, आज़ादी की हम सांस ले लेते हैं। और इसी को लेकर के देखिए उपायुक्त धर्मेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। तिरंगा यात्रा है, ये हमारे नेशनल लेवल का प्रोग्राम है और 15 तारीख तक चलेगा। अलग अलग डेट्स पे अलग अलग हमारे सरकारी कार्यालयों में, स्कूल में, कॉलेज में कुछ न कुछ एक्टिविटी की जा रही है। उसी सिलसिले में आज ये हमारी मोटरसाइकिल रैली के रूप में एक्टिविटी थी, और डेली हर संस्था, कोई यूनिवर्सिटी या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सरकारी तंत्र के माध्यम से कोई ना कोई एक्टिविटी हमेशा। बिल्कुल गीतू, अब हम आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, उसको लेकर के अब बात कर लेते हैं। तो देखिए 13 और 14 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, और देखिए कि योगी आदित्यनाथ सरकार एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 24 घंटे नॉन स्टॉप विधानसभा सत्र आयोजित करने जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर यह चर्चा होगी, और इस सत्र में उत्तर प्रदेश के भविष्य को आकार देने, उसके विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में जो है एक और महत्वपूर्ण कदम
उठाया जा रहा है, ये माना भी जा रहा है। बिल्कुल। और योगी सरकार ने सत्र में उत्तर प्रदेश को 2047 तक एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। इस दस्तावेज में विभिन्न विभागों के 2047 तक के विकास लक्ष्य होंगे, नीतियां और रणनीतियां शामिल होंगी। इसके लिए सरकार ने मंत्रियों की 24 घंटे की शिफ्ट भी तय की है, जिसमें हर मंत्री अपने अपने विभाग के विजन को प्रस्तुत करेगा और उस पर विस्तृत चर्चा भी करेगा। बिल्कुल। और देखिए, इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से सरकार ने जनता से सुझाव और राय भी मांगी है। जनता जनार्दन के हितों को ध्यान में रखते हुए देखिए ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश को एक तरह से देखिए आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक रोड मैप होगा। और ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र में देखिए एक दिन 24 घंटे नॉन स्टॉप जो है इस सत्र का आयोजन हो रहा है। ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की जो ये विशेष सत्र है, ये विशेष जो बैठक होगी, उसका बायकॉट करने की जो है वो घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार सिर्फ प्रचार में जुटी है, जिन्हें मैनिफेस्टो याद नहीं है, वे बस तमाशा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये 24 घंटे का सत्र न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी एक अनूठा प्रयोग है। योगी सरकार का ये प्रयास न केवल विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सरकार विकास के लिए कितनी गंभीर है। सत्र के दौरान होने वाली चर्चा और विपक्ष की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह ऐतिहासिक सत्र उत्तर प्रदेश के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाता है। और चलिए गीतू, अब हम बात कर लेते हैं सवाल आम आदमी का, क्योंकि ऐसे में हम हर बार अपने सेगमेंट में दिखाते हैं कि ऐसा कौन सा सवाल है जो आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ऐसे में खबर है कि जो दिल्ली वासियों को राहत की सांस देगी। दरअसल दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे देखिए 15 साल पुरानी जो कार है उसके मालिकों को यहाँ पर राहत मिल गई है। बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दे दिया है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है कि तब तक ऐसे वाहन मालिकों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और केंद्र सरकार के साथ ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी इसमें शामिल किया गया है। जी, और बिल्कुल देखिए कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत गंभीर समस्या है गीतू, और ऐसे में इसको नियंत्रित करने को लेकर के 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली सरकार का तर्क है कि कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं, जैसे घर से दफ्तर आने जाने के लिए। ऐसे में वाहन साल में शायद 2000 किलोमीटर ही चल पाता होगा। लेकिन देखिए, मौजूदा नियम के तहत इसके वाहन को भी 10 साल के बाद जो है वो बेचना पड़ेगा। अगर आप कम भी यहाँ पर जो है ड्राइव कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर 10 साल हो गया है तो भी आपको ये बेचना पड़ेगा। जबकि टैक्सी के रूप में इस्तेमाल होने वाले जो वाहन है वो 1 वर्ष में 2 लाख किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी एज लिमिट तक सड़क पर बने रहते हैं, यानी कि 10 साल तक, 15 साल तक इस तरह से बने रहते हैं। और ऐसे में देखिए, दिल्ली सरकार ने याचिका में यह तर्क दिया था कि नीति से उन आम लोगों को नुकसान हो रहा है जो अपने वाहनों का सीमित उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपनी गाड़ी बेचनी हो। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी पहल रही है किरण। ये मानिए कि अगर आप कह रहे हैं कि सीमित वाहनों पर कम से कम ही लागू नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो लोग बहुत मुश्किल से एक वाहन को जुटा पाते हैं, उसके बाद उन्हें 15 साल या 10 साल के बाद उसे बेचना होता है या फिर उसके बदले दूसरा वाहन लेना होता है, क्योंकि वायु प्रदूषण से जुड़ी जो नीति है, तो ऐसे में लोगों को बहुत नुकसान होता है। उन्हें नहीं पता कि अगला वाहन वो कब ले पाएंगे। कई बार आर्थिक हालात भी ऐसे नहीं होते, और अगर कम वाहन चल रहा है तो जाहिर सी बात है कम प्रदूषण होगा। कभी कभी चल रहा है तो भी जाहिर सी बात है कि इतना वायु प्रदूषण उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन अब लगता है कि बहुत अच्छे तरह से इस बात को समझा गया है, और शायद इसी के चलते एक बड़ी खबर जो आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि राहत है उन लोगों के लिए। बिल्कुल गीतू, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल और जो आप रेगुलर यूज में जो गाड़ियां हैं, जो आम लोग यूज करते हैं, उसमें अब कुछ बदलाव लाने के, रूल्स लगाने की जरूरत है। बिल्कुल। ऐसे में गीतू, हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आम आदमी से जुड़ी एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, और ये खबर देखिए आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा आदेश दे दिया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों को सभी आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने के काम पर लगा दिया है और इस फैसले के बाद लोग दो पक्षों में बंट गए हैं। तो कुछ इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए राजधानी और एनसीआर की सरकारों को 8 हफ्ते के अंदर शेल्टर होम में कुत्तों को रखने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही 1 हफ्ते में डॉग बाइट की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दे दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए कोर्ट ने सख्ती से ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन इस काम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए शीर्ष अदालत ने ये कहा कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोर्ट को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल। दरअसल देखिए कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या और इससे जुड़े डॉग बाइट या फिर रेबीज जैसे होने वाली जो मौतों के आंकड़े थे वो लगातार बढ़ रहे थे और वो उसको संज्ञान में लेते हुए ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया। देखिए आंकड़ों के मुताबिक अगर अकेले हम सिर्फ 2024 की बात कर लें तो देश भर में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 5.19 लाख से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। और हमने देखी है वो तस्वीरें गीतू देखी है हमने कि किस तरह से बच्चों को कुत्तों ने यहाँ पर जो है उनके ऊपर में हमला कर दिया और उसमें कई बच्चे जो है उनकी मौत भी हो गई और कई बच्चे बहुत घायल अवस्था में रहे और बहुत दर्दनाक वो तस्वीर रही है। और ऐसे में ये फैसला लिया गया है, बेहतरीन फैसला है, सराहनीय फैसला है। बिल्कुल। और देखिए दिल्ली में हर दिन औसतन 2000 डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी बच्चों को कभी बुजुर्गों को आवारा डॉग शिकार बना रहे हैं। 2024 में 37 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी अब होने लगी है, यानी इस फैसले की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी कड़ी आलोचना की है। तो उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रूर और अदूरदर्शी करार दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि कुत्तों को रखने के लिए क्या दिल्ली में पर्याप्त डॉग शेल्टर्स हैं? दिल्ली में इस समय आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 6 लाख है और इस संख्या को कम करने के लिए हर साल कम से कम 4.5 लाख कुत्तों की नसबंदी करनी होगी। और इस समय दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए 20 स्टरलाइजेशन सेंटर्स हैं और कोई डॉग शेल्टर नहीं है। ये भी चिंता की बात है। बिल्कुल, देखिए ये भी चिंता की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके उपाय तो खोजने ही पड़ेंगे सरकार को। और मेनका गांधी का जिक्र आपने यहाँ पर गीतू किया, मुझे याद है उन्होंने ये कहा कि अगर आप कुत्तों को जो है शेल्टर होम में डाल देंगे, उन्हें आप कैद कर लेंगे तो बंदर आ जाएंगे। अब ये कोई तर्क तो बनता नहीं है कि बंदर आ जाएंगे, फिर उसके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी। अगर बंदर इस तरह से अगर हमला करते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे में उनको देखिए मारने की बात नहीं हो रही है, उनको शेल्टर होम में डालने की बात हो रही है, जहां मुझे लग रहा है उनकी ज्यादा जो है अच्छे से एक रख रखाव जो है उनका हो पाएगा। सड़कों पे रहते हैं लोग, अगर किसी ने कुछ खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खा पाते। और यही बहुत बड़ी वजह है कि वो इस तरह से हमलावर भी हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर भूख लगी हो तो आप कुछ भी करते हैं और एक अंदर से आपको एक गुस्सा भी आता है। और ये उन कुत्तों के साथ भी होता है, डॉग्स के साथ भी होता है और ये बहुत बड़ी वजह है इस हमले के पीछे में। ऐसे में शेल्टर होम अगर दिया जा रहा है तो ये बेहतरीन है। मुझे लग रहा है इसका कम से कम जो है आपको इग्नोर इसको करने की जरूरत या इसके अगेंस्ट बोलने की जरूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में यहाँ पर जो बड़ी मुश्किल है वो बच्चों के लिए है, क्योंकि वो उस वक्त समझ नहीं पाते कैसे उन्हें बचना है। हालांकि बड़े भी अगर कभी आवारा कुत्तों के चक्कर में फंस जाएं तो वो भी कहीं ना कहीं असहज स्थिति में पड़ जाते हैं और कई बार ये जानलेवा घातक साबित होता है। ऐसे में एक बड़ी पहल ये की गई है और जो डॉग लवर्स हैं या फिर जो एनिमल लवर्स हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि कम से कम इन कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर्स होना कितना जरूरी है और वहां पर उन्हें उचित पान भी मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर जैसा कि आप बता रही हैं भूखे रहने के कारण कहीं ना कहीं जो कुत्ते हैं वो ऐसे हिंसक हो जाते हैं, हमलावर हो जाते हैं और कई बार जो उनका खाने का जो प्रोसेस होता है वो भी अनइवन होता है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है। बिल्कुल। और चलिए अब बात कर लेते हैं किरण सोच की बात की, जिसमें बात दर्दनाक सड़क हादसे की हम करने जा रहे हैं जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। सोचने वाली बात यह है कि तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने से बचना चाहिए, सड़क पर चलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और बिल्कुल देखिए कि ये सुनिश्चित भी करना चाहिए कि वाहन अच्छी स्थिति में हो। नियमित रूप से वाहनों की जांच करवानी चाहिए और रफ्तार सीमित होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई हादसे हो चुके हैं जिन पर कहीं ना कहीं लोगों की जान चली जाती है इन हादसों में। और ऐसे में बाद में लोगों को ये लगता है कि वो गलत तरीके से ड्राइव कर रहे थे या फिर जो उनका वाहन था वो इस तरह से नहीं था कि ओवर स्पीड वो जा रहा है या किसी तरह की भी जो ये घटनाएं सामने आ रही है। बात करेंगे राजस्थान के दौसा की ही,
जहां पर देखिए यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है इसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और वजह वही है कि तेज गति का वाहन था। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि खाटू श्याम मंदिर से लौटते वक्त श्रद्धालुओं से भरी ये पिकअप गाड़ी थी जो कि कंटेनर से टकराई। पिकअप वैन में 20 से ज्यादा श्रद्धालु बैठे थे और ये सभी यूपी के एटा जिले के असरोला के बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किरण, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में ये पिकअप थी। अब दूसरी तरफ से जो ट्रक आ रहा था, ये तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो ये बता रही हैं कि आप ओवर स्पीड कर देते हैं वाहनों की और उसके बाद खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। और बिल्कुल देखिए, हमने ये तो इसीलिए इसे सोच की बात में कि लोग सोचे समझे कि आखिरकार अगर ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, सिर्फ देखिए सरकार का काम नहीं है कि हादसे ना हो इसको रोक पाए, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे में हमें सोचना है कि हम वाहनों की चेकिंग तो कराते ही रहे, यानी कि उसकी सर्विसिंग कराते रहें, रफ्तार जो है हमारी धीमी रहे, हम रॉन्ग साइड से बिल्कुल ना चले, रूल एंड रेगुलेशन जो है उसका पालन जरूर करें। और ऐसे में देखिए खुद ब खुद जो है ये एक्सीडेंट्स जो है उनके नंबर्स कम हो जाएंगे। और देखिए ऐसे में आप राजस्थान की जो खबर दिखा रहे थे कि खाटू श्याम से आ रहे थे, दर्शन पूजन करके आ रहे थे और संभवतः घर पहुंचते तो एक खुशहाल वाली अपनी जिंदगी जो है वो व्यतीत करते। लेकिन अब ऐसे में देखिए 20 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर इस हादसे का शिकार हुए हैं। और देखिए हादसे में ज्यादातर जो मृतक बचे हैं और इसमें इलाके में देखिए एक शोक का माहौल भी हो गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच करके राहत और बचाव का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस जो है वो भेज दिया गया, यानी कि पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेजा गया। बिल्कुल, और ये दुखद हादसा है जिसमें कि तकरीबन 10 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में इसमें बताया जा रहा है किरण की 7 महिलाएं हैं, 3 बच्चे, 20 लोग घायल हुए हैं इसमें और कुछ को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तकरीबन अभी जो एक्सीडेंट हुआ वापी के पास, उसमें यूपी की तरफ जा रहे थे धार्मिक स्थल से। 10 की कैजुअलिटी अभी हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार हुई है। 9 लोगों को रेफ़र कर दिया गया है। 3 का ट्रीटमेंट अभी डीएच के अंदर चल रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रेजेंट कर दी हैं। यहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन डीएच के अंदर हैं और बाकी जिनको एसएमएस रेफ़र किया गया है वहाँ के ट्रॉमा सेंटर। इसमें जो कैजुअलिटी उनमें बच्चे भी शामिल हैं? जी, इसमें बच्चे भी शामिल हैं और ये पैसेंजर पिकअप के रूप में था और एक ट्रेलर के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ था। के बीच में एक एक्सीडेंट होने की सूचना थी जिसमें कुछ दर्शनार्थी थे जो खाटू श्याम मंदिर से आ रहे थे, तो वहाँ पर एक ट्रेलर के साथ, कंटेनर के साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसमें अभी तक 10 कैजुअलिटीज़ बताई जा रही हैं और अराउंड लगभग 7-8 लोग हैं वो एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर किए गए। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मौका विधि पर जाँच के उपरांत ही बताई जा सकती। कहाँ के लोग थे, कहाँ जा रहे थे? यूपी के लोग थे, एटा के, और अभी तक जितना पता चल रहा है कि खाटू श्याम से वापस अपने घर पर जाएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां पर पुलिस के जवान बन गए हैं देवदूत। घाघरा नदी में फंसे 21 ग्रामीणों को बचाया गया है। महिलाओं, बच्चों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला है। दरअसल कल देर रात घाघरा नदी में अचानक बाढ़ आई थी जिसमें महिला, पुरुष, बच्चों समेत 21 लोग इस बाढ़ में फंस गए थे, जिसके बाद फंसे हुए व्यक्तियों में से किसी ने 112 नंबर पर फोन करके मदद मांगी और पुलिस टीम पहुंची और यहाँ पर नाव में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बिल्कुल देखिए, और ऐसे में ये बहुत मुस्तैदी के साथ पुलिस ने जो है इन 21 जो ग्रामीण वहाँ पर फंस गए थे उनको यहाँ पर बचाया है, जिसमें खास तौर से महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो देवदूत बने हैं ये पुलिस के जवान और बहुत ही सराहनीय इनकी तरफ से जो है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये खबर जो है वो बता देते हैं कि देखिए कल देर रात घाघरा जो नदी है उसका अचानक से जलस्तर जो है वो बढ़ गया, यानी कि बाढ़ वहाँ पर आ गई, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चों समेत तकरीबन 21 लोग जो थे वो बाढ़ में फंस गए। और इसके बाद वहां से एक व्यक्ति ने जो है 112 नंबर पर फोन किया और मदद मांगी। पुलिस टीम आनन फानन में वहां पर पहुंच गई और देखिए नाव में फंसे लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। तो बहुत ही बेहतरीन ये जो एक तरह से कहे उन्होंने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाया और वहां से रेस्क्यू करके जो है इन महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को जो है वो बचाया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और यहाँ पर इनके लिए तो देवदूत ही है ये, क्योंकि उस वक्त मदद मिलना थोड़ा मुश्किल होता है किरण। हालांकि पुलिस की ड्यूटी होती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद
ऐसी होती है, पता नहीं मदद मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। रात का वक्त था और ऐसे में बाढ़ का पानी, जिसमें कि लगभग असंभव सा था इन लोगों का बचना यहाँ पर, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है कि जो पुलिस के जवान है वो देवदूत बने और यहाँ पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। देखिए इसमें बच्चे भी शामिल थे और ऐसे में लोगों को शायद समझ नहीं आता जब वो इस तरह की नदी को पार करते हैं कि कितना स्तर हो सकता है, लेकिन राहत की बात है कि सभी सुरक्षित है। जी।